कक्षा 11 हिंदी। मैं आरिफ प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 3 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी वे आंखें कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, पहले हम जीवन परिचय ले लेते हैं इनका। तो सबसे पहले ये जीवन परिचय है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी गांव, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। इसके बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। साहित्य के प्रति उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय ज्ञान पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिले। भारत सरकार द्वारा वे पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए। सन 1977 में वे इस दुनिया से विदा हो गए। रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी ने काव्य के अतिरिक्त गद्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। देखते हैं कौन सी हैं रचनाएं। सबसे पहले काव्य की बात कर लेते हैं। तो काव्य में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि है। नाटक में देखिए क्या रजत रश्मि है, ज्योत्सना, शिल्पी। उपन्यास में हार है। कहानियां व संस्मरण क्या है? 5 कहानियां हैं, 60 वर्ष हैं और 1 रेखांकन है। साहित्य की विशेषताएं ले लेते हैं। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया है। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। आरंभ में उन्होंने छायावादी की परिपाटी पर कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाभ कविता नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा यानी बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। पाठ का थोड़ा संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। इस पाठ में क्या बताया गया है? तो प्रस्तुत कविता में वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। चलिए, ये वे आंखें हैं। वे आंखें की ये कविता शुरू होती है। इसमें अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें तरुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज
संसार का गाज सदृश वह किसका। चलिए शब्द अर्थ देख लेते हैं। गुहा मीन्स गुफा होता है, सरीखी मीन्स समान, दारुण मीन्स भयानक, घोर निर्दय, दैन्य मीन्स दीनता दरिद्रता, नीरव मीन्स होता है मौन शब्द रहित, रोदम मीन्स होता है रोना विलास, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, अभिमान मीन्स होता है गर्व, और मझधार मीन्स होता है धारा के बीच अर्थात समस्याओं के बीच। कगार मीन्स नदी का ऊंचा किनारा या टीला, सदृश मीन्स समान होता है। चलिए संदर्भ देखिए क्या है इसका। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के वे आंखें नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग है इसमें, इस काव्यांश में कवि ने किसानों की दुर्दशा, शोषण एवं दयनीय दशाओं को देखने से आहत होकर उनकी स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि किसान की आंखें दुख दीनता से भरी अंधेरी गुफाओं के समान भयानक लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की आंखों में देखने से भी भय लगता है, क्योंकि उसमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं दिखाई देती, अर्थात उनमें आशा की कोई किरण शेष नहीं है। उनमें तो केवल दरिद्रता है। उसकी आंखों में गरीबी का दुख और कष्ट सहे जाने का मौन रुंदन व्याप्त है, इसलिए उसकी आंखों में झांकने का उसे साहस नहीं होता। आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है, इस बात का अभिमान उसकी आंखों में भी झलकता है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि वह स्वाधीन होने के बाद भी उसकी दशा में भी सुधार नहीं हुआ है। किसान को मझधार में छोड़कर अर्थात शासक वर्ग ने किसानों को अकेला छोड़ दिया और किनारा कर लिया है। उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला। उनकी स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही अब भी है। विशेष क्या है इसके अंदर, कवि ने किसान के दयनीय जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। नंबर 2 है अंधकार की गुहा सरीखी तथा संसार कगार दृश्य में उपमा अलंकार है। नंबर 3 है काव्य की भाषा मानक खड़ी बोली है। प्रश्न देखते हैं थोड़ा इसमें, किसान की आंखों का कैसा चित्रण किया गया है। तो उत्तर है इसका, किसान की आंखें उसके चेहरे पर अंदर तक धसी हुई हैं और गहरी गुफा जैसी लगती है। उसकी आंखों में दरिद्रता, गरीबी का दुख स्पष्ट दृष्टिगोचर है। दूसरा है कवि को किसान की आंखों से क्यों डर लगता है। तो उत्तर है इसका, कवि किसान की आंखों से डरता है क्योंकि उसकी आंखों में गरीबी, शोषण और महाजन के अत्याचार की वेदना भरी हुई है, जिसमें निराशा का अंधकार है, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ रही है। नंबर 3 है आजादी के बाद किसान की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। वह कहने को सिर्फ स्वाधीन है, शासक वर्ग द्वारा उसके कृषि कार्यों में और उसके जीवन क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया गया, अपितु शासक वर्ग उसे महाजन और जमींदारों के कर्ज तले दबने को छोड़ दिया। लहराते हुए खेत दरिंगों में हुआ बेदखल, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आंखों ही में घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। शब्द हैं देखते हैं इसमें, शब्द अर्थ हैं। लहराते मतलब लहलाते झूमते, दृग मीन्स होता है आंख, बेदखल मीन्स अधिकार से वंचित, तृण मीन्स तिनका, आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा, कारकुन मीन्स जमींदार के कारिंदे। सबसे पहले संदर्भ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के वे आंखें नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग है, इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। व्याख्या देते हैं। किसान अपने अतीत को याद करता है। उसकी आंखों के समक्ष खेत लहलाते नजर आते हैं।
जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदारों ने उसकी जमीन जो है हड़प ली है। कभी इन खेतों में तिनके तिनके में भी हरियाली लहलाती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। यह बड़े दुख की बात थी। विशेष क्या है इसमें? इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन है। नंबर 2, लहलहाते खेत तथा जमींदारों की लाठी से पीटकर मेरे पुत्र में दृश्य बिंब साकार हो उठता है। नंबर 3, तृण तृण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नंबर 4 है जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। नंबर 5 है आंखों में घूमना आंखों का तारा मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, अतीत में किसान का जीवन कैसा था? तो उत्तर है इसका, अतीत में किसान का जीवन खुशहाल था। उसका परिवार भरा पूरा था, खेतों में हरियाली थी, अर्थात फसल अच्छी होती थी और वह स्थायी संपत्ति का मालिक था। नंबर 2 पे आ जाओ, किसान की आंखों में किसका चित्र घूमता था? तो उत्तर है, किसान की आंखों में उसके इकलौते पुत्र यानी जवान पुत्र का चित्र घूमता था, जिसे जमींदारों ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला। नंबर 3 की बात करो, कारकुनों ने क्या काम किया? तो उत्तर है, कारकुनों ने किसान के इकलौते जवान पुत्र को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। नंबर 4 है, किसान के पुत्र को क्यों मारा गया? तो उत्तर है, किसान महाजन का कर्ज अदा नहीं कर पाया, इसलिए महाजन ने के आदमियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। नंबर 3 पे आते हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा जिसे किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। शब्दार्थ है, महाजन साहूकार ऋणदाता, कौड़ी मीन्स एक पैसा, कुर्क मीन्स नीलाम, बर्दों की जोड़ी मतलब बैलों की जोड़ी, उजरी उजली, सिवा मीन्स बिना, दुहाने मीन्स दूध दुहाने के लिए मतलब दूध निकालने के लिए, आह मीन्स आह, आंखों में नाचना, बार बार सामने आना। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के वे आंखें नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग है, इस काव्यांश में महाजन द्वारा अपना मूल और ब्याज वसूलने के लिए किसान पर किए गए अत्याचारों का मार्मिक चित्रण किया गया है। व्याख्या है, कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि किसान कर्ज में डूब गया। महाजन वे धन व ब्याज की वसूली के लिए किसानों की स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है, उसके रोजगार का साधन छीन लिया गया। किसान के पास दुधारू गाय उजली, जिसे वह प्यार से उजली कहता था, थी। वह उसके सिवाय किसी और को अपने पास धोने नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है। यह सारे दृश्य उनकी आंखों यानी उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश व हताश है। विशेष क्या है? नंबर 1, किसान पर महाजनों के अत्याचार का सजीव वर्णन है। नंबर 2, कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय बेचने का दृश्य कारुणिक है। नंबर 3 है, घर द्वार की कौड़ी ने न किसे कब में अनुप्रस्थ अलंकार है। नंबर 4, आंखों में चुभना आंखों में नाचना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग है। प्रश्न देखते हैं समय। नंबर 1 है, महाजन ने कर्ज के पैसे वसूलने के लिए किसान के साथ क्या किया? तो ये उत्तर है बच्चों, महाजन ने कर्ज के पैसे वसूलने के लिए किसान की स्थायी संपत्ति
उसका घर, खेत, बैलों की जोड़ी, दुधारू गाय सब नीलाम कर दिया। नंबर 2 पे प्रश्न आता है, उजरी कौन थी, उसकी क्या प्रवृत्ति थी? तो उत्तर है ये, उजरी किसान की दुधारू गाय थी। यह उसकी यह प्रवृत्ति थी कि किसान के अलावा वो किसी और को दूध दुहने नहीं देती थी। नंबर तीसरे प्रश्न पे आ जाओ, किसान की मनोदशा कैसी हो गई और क्यों? तो उत्तर है ये, किसान की सारी संपत्ति नीलाम हो जाने से वह अत्यधिक व्यथित हुआ। उसके पशुधन बिक जाने से वह कृषि करने में असमर्थ हो गया। रोजगार विहीन होकर वह हताश व निराश का जीवन जी रहा था। अतः उसके सुख भरे अतीत के दिन उसकी आंखों के सामने बार बार आते थे। नंबर 4 की बात कर लो, भारतीय किसान की संपत्ति क्या होती है? तो उत्तर है ये, यहाँ पे भारतीय किसान की संपत्ति उसकी कृषि भूमि यानी खेत, पशुधन, गाय, बैल, उसका अपना घर, लहलहाती फसलों की पैदावार होती है। चलिए अगले उस पर चलते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर देख रेख के, बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। शब्दार्थ है यहाँ, दवा दर्पण दवा आदि, धरनी मीन्स पत्नी, स्वर्ग मीन्स स्वर्ग, दूध मुही नन्ही, पतोहू मतलब पुत्र वधु, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी है, घातिन मीन्स मरने वाली है। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के वे आंखें नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग में है, इस काव्यांश में कवि ने किसान की पारिवारिक दुख का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या है, किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं कर सका। वह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधु बची थी जिसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाली समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने के पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूटी। इस लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार बिखर गया था। विशेष क्या है इसमें, नंबर 1 किसान की गरीबी, शोषण, लाचारी का सजीव वर्णन है। नंबर 2 पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का पता चलता है। नंबर 3 है दवा दर्पण 2 दिन में अनुप्रास अलंकार है। नंबर 4 है पुलिस के अत्याचार का वर्णन है। प्रश्न है, लक्ष्मी के घर में कौन सी दुखद घटना घटी? तो उत्तर है ये, किसान के घर में उसकी बीमार पत्नी इलाज के अभाव में मर गई। इसके पश्चात माता के बिना दूध में बच्ची की भी मृत्यु हो गई। नंबर 2 है लक्ष्मी कौन थी, उसे पति घातिन क्यों कहा गया? तो उत्तर है इसका, लक्ष्मी किसान की पुत्र की पत्नी किसान की बहू थी। उसके पति की मृत्यु हो जाने पर समाज के लोग उसे ही पति की हत्या का जिम्मेदार मानते हुए पति घातिन कहने लगे। नंबर 3 प्रश्न है, कोतवाल का किसान से के परिवार के प्रति कैसा व्यवहार था? नंबर 3 कोतवाल का किसान के परिवार के प्रति बुरी नीयत थी। वह किसान की बहू पुत्रवती पर बुरी नजर रखता था और एक दिन कोतवाल किसान की बहू की इज्जत लूट लिया। नंबर 4 प्रश्न आता है, कुएं में डूबकर किसकी मौत हो गई और कैसे? तो उत्तर है, कुएं में डूबकर लक्ष्मी अर्थात किसान की पुत्रवती ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि कोतवाल उसकी लक्ष्मी यानी इज्जत लूट लिया था। वह लज्जावश आत्महत्या करने पर विवश हो गई। अगला पैराग्राफ आता है इसमें, खैर पैर की जूती जोरू न सही, एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटती फटती छाती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश से बन जाती है।
चलिए शब्दार्थ देखते हैं इसके। पैर की जूती, उपेक्षित, चोरू मीन्स पत्नी, सुधकर मीन्स याद करना, सांप लौटते, अत्यधिक व्याकुल होना, फटती छाती, बहुत दुख होना, स्मृति याद, शून्य मीन्स आकाश, चितवन मीन्स दृष्टि, सदृश मीन्स समान, चमक लाना मीन्स खुशी लाना। संदर्भ की बात करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के वे आंखें नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत काव्यांश में किसान की मनोदशा का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया गया है। व्याख्या: किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं, वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरे से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद अपने आने पर बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं तथा छाती फटने लगती है। उसके बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है तो वर्तमान में झांकता है तो उसकी नजर शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। विशेष क्या है? नंबर 1 खड़ी बोली है, नंबर 2 ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, नंबर 3 पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया है, वह पुत्र को अधिक महत्व देता है। प्रश्न लेते हैं। नंबर 1 काव्यांश में पैरों की जूती की संज्ञा किसे दी गई है और क्यों? तो उत्तर है काव्यांश में पैरों की जूती की संज्ञा नारी अर्थात पत्नी को दी गई है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में पत्नी की मृत्यु के पश्चात पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। किसान की भी यही सोच है, अतः उसे अपनी पत्नी की मृत्यु का अधिक शोक नहीं है, इसलिए उसने पत्नी के पैरों की जूती कहा है। नंबर 2 प्रश्न है, परिवार उजड़ जाने के बाद किसान की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है ये, परिवार उजड़ जाने से किसान की मनोदशा अति दयनीय हो गई। वह अपने पुत्र को याद कर तड़प उठता, उसकी याद में आत्मविभोर हो जाता था, अपने पिछले खुशहाल जीवन को वर्तमान में झांकने का प्रयास करता था, जिसके तहत वह शून्य में टकटकी लगाए देखता रहता। उसकी तीखी पैनी नजर कांटे की तरह चुभती थी। नंबर 3 है, उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक वे आंखें हैं। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। यानी तीसरा प्रश्न है जो उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक क्या है, इसके कवि कौन है? तो ये उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक वे आंखें हैं। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। चलिए अगले पे चलते हैं, प्रश्न पे जरा। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, कह है समय आमतौर पर हमें निडर डर किन बातों से लगता है? तो उत्तर है, आमतौर पर हमें अपनी तथा अपने प्रियजन की मृत्यु, दुर्घटना, आर्थिक हानि, अपमान या मारपीट से डर लगता है। नंबर ख पे है, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर है इसका, उन आंखों से के द्वारा कविता में किसान की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है। नंबर ग पे आ जाओ, कवि ने उन आंखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? तो उत्तर है, कवि को उन आंखों से डर लगता है क्योंकि उनमें दारुण निराशा व्याप्त है, उनमें दूर दूर तक घोर अंधकार है, उनमें भय है, खालीपन है, दुख और भय व्याप्त है। अगला नंबर आता है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया? और नंबर अगला है, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तो क्या तब भी वह कविता लिखता? तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। कवि ने डरते हुए भी किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन किया, इसलिए किया क्योंकि उस पीड़ा को कवि ने भी महसूस किया तथा कवि यह भी चाहता है कि किसान की यथार्थ स्थिति का अन्य लोगों को भी
पता चले तथा उन अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश हो सके जिसके कारण किसान की यह दुर्दशा हुई। यदि कवि को किसान की आंखें देखकर भय न लगता तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध न होता और कविता न लिखी जाती। प्रश्न है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? तो उत्तर है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है। जिस जमींदार ने षड्यंत्रों से उसकी जमीन से बेदखल कर दिया, उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे को पीट पीट कर हत्या कर दी। महाजन ने मूलधन व ब्याज की वसूली के लिए घर, बैल, गाय तक नीलाम करवा दिए। आर्थिक अभाव के कारण इलाज न करवा पाने की वजह से किसान की पत्नी मर गई। कोतवाल अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसकी पुत्रवती को शिकार शिकार बनाया। पीड़ा व लज्जा के कारण उसकी पुत्रवती ने आत्महत्या कर ली। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूल दर्शक बनकर देखता रहा। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर है, उपरोक्त पंक्ति में किसान के जीवन के निम्नलिखित सुखों की ओर संकेत किया गया। नंबर 1, किसान के अपने छोटे से परिवार में पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू सभी थे जिसके साथ वह खुश था। नंबर 2, उसके हरे भरे लहलाते खेत थे। खेतों की हरियाली को देखकर उसका तन मन प्रसन्न हो जाया करता था। नंबर 3, खेती करने के लिए हष्ट पुष्ट बैलों की जोड़ी थी। नंबर 4, घर में दूध देने वाली सफेद गाय थी। नंबर 5, घर में सबका प्रेम पूर्वक जीवन यापन हो रहा था। संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। नंबर 1 है, उजरी इसके सिवाय किसे कब पास दुहाने आने देती। नंबर 6 है, इसमें घर में विधवा रही पतोह लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातीन। नंबर ग है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो पहले का उत्तर लेते हैं। संदर्भ है इसकी प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भागवन में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इन पंक्तियों में महाजन अत्याचारी के से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। आशय है, कवि बताता है किसान का अपनी गाय का विशेष लगाव था, यानी अपनी गाय से विशेष लगाव था। गाय भी उससे अत्यधिक स्नेह रखती थी। वह उसके बिना किसी और को दूध दुहने नहीं देती थी। नीलाम के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया। संदर्भ है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भागवन में संकलित है। कविता में बे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। इन पंक्तियों में किसान के बेटे की हत्या का दोषी उसकी पुत्रवधू को बताया जाता है। यह नारी पर होने वाले अत्याचारों की पराकाष्ठा है। आशय क्या है, किसान के घर में सिर्फ विधवा पुत्रवधू बची थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मानने वाली कहा जाता था। समाज में विधवा के प्रति नकारात्मक रवैया कसूर न होते हुए पुत्रवधू को पति घातीन कहा जाता है। संदर्भ देखते हैं अगले ग का। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भागवन में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। आशय क्या है, किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण जब सच्चाई की धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नजर शून्य में अटक कर गड़ जाती है। यह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और नजर तीखी नोक के सामने चुभने वाली हो जाती है। किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की पड़ताल करें। तो उत्तर है, इसमें कोई संदेश नहीं है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज किसान अपना व्यवसाय छोड़ रहे हैं, साथ ही अपने बच्चों को भी इस कार्य से अलग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत श्रम की आवश्यकता है। कई बार खड़ी फसल पर प्राकृतिक का भयंकर प्रकोप हो जाता है, कभी सूखा, कभी बाढ़ आदि।
इसके अतिरिक्त कृषि छोड़ने के अन्य कारण भी हैं, जैसे कम आय, अधिक मेहनत, आधुनिक संसाधनों का अभाव, प्रकृति पर निर्भरता, बिक्री की समुचित व्यवस्था न होना, बीज, खाद, सिंचाई आदि के उचित प्रबंध का अभाव, जमींदारों द्वारा शोषण करना, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग न होना आदि। वे आंखें कविता का उद्देश्य बताइए। तो उत्तर है यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभास अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग में शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। किसान की पत्नी और उसकी बच्ची की मृत्यु के लिए आप किसे दोषी मानते हैं और क्यों? उत्तर है किसान की पत्नी और उसकी बच्ची की मृत्यु के लिए सीधे सीधे तो नहीं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से महाजन ही दोषी है। महाजन ने किसान से उसका सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसके पास पत्नी की दवा दारू के लिए भी पैसे नहीं बचे। इस कारण पत्नी चल बसी, उसके बिना अब उसकी दूधमुही बच्ची भी मर गई। अतः महाजन की अमानवीय क्रूरता ही दोनों की हत्या के लिए दोषी है। किसान की स्वाधीनता तथा स्वाभिमान किस बात पर निर्भर है? उत्तर है किसान के आर्थिक दशा पर ही उसका स्वाभिमान तथा स्वाधीनता निर्भर है। यदि उसके पास खेती है, बैल है, घर है तो वह स्वाधीन है। प्रश्न है नारी को समाज में आज भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है कविता में नारी के प्रति समाज की मानसिकता को प्रकट किया गया है। उस समय समाज में नारी की हीन स्थिति थी, नारी का इलाज तक नहीं कराया जाता था और उसे पैर की जूती के समान नगण्य महत्व दिया जाता था। समाज में आज भी नारी को उचित सम्मान नहीं मिलता है। उसे अनेक आर्थिक सामाजिक अधिकार मिल गए हैं, परंतु उसका स्थान दोयम दर्जे का है। नौकरी करते हुए भी उसे सभी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। उसे ससुर व पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, यहाँ तक कि कानून के रक्षक भी उसका शोषण करते हैं। किसान की पत्नी को पैर की जूती क्यों कहा गया है? तो उत्तर है किसानों के मन में पत्नी के प्रति आदर व सम्मान के भाव नहीं होते थे। पत्नी के देहांत पर लोग दुखी नहीं होते थे, शीघ्र ही वह दूसरी शादी करके पुनः पत्नी ले आते थे। पत्नी की मृत्यु उनके लिए एक सामान्य घटना होती थी, इसी कारण किसान की पत्नी को पैर की जूती कहा गया है। बेदखल का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि किसान को उसके खेतों से क्यों बेदखल कर दिया गया। उत्तर देखते हैं। बेदखल का अर्थ है संपत्ति से वंचित कर देना। किसान ने महाजन से कुछ पैसा ऋण पर लिया था, वह उसे समय पर चुका नहीं पाया, इस कारण महाजन ने उसके खेतों तथा घर बार से बेदखल कर दिया। उसने किसान के गाय बैल भी बेच डाले, किंतु अपना ऋण और ब्याज नहीं छोड़ा। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।